हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ में टाइम मुस्कान मंधियानी लीगल गाइड। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। मैं सारे फंडामेंटल राइट्स कवर कर रही हूँ, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। रिक्वेस्ट यू गाइस के प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए। लेट्स स्टार्ट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको आर्टिकल 29 से 30 में देखने को मिल जाएंगे। तो आर्टिकल 30 जो है वो दो तरीके की माइनॉरिटीज की बात करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज। अब इनको इतनी अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 29 माइनॉरिटी कम्युनिटीज को सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है और कहता है एनीवन विद अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, जिसकी अलग सी भाषा है, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन, हैज द राइट टू कंजर्व इट। ठीक है, कोई भी जिसकी अलग भाषा, किसी भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है, किसी भी कम्युनिटी के आप हो या कोई भी कम्युनिटी है जिसकी अलग भाषा है, अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन, हैज द राइट टू कंजर्व इट अंडर दिस आर्टिकल। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस आर्टिकल का सेफगार्ड मिलेगा। सब क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट, ठीक है, सब क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ माइनॉरिटीज एक्ट 5 रिलीजन्स को माइनॉरिटी कम्युनिटीज मानता है। कौन से वो 5 रिलीजन्स? मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स एंड ज़ोरोस्ट्रियंस। चैनल पर नए आए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे बहुत सारे लॉ के वीडियोस आगे आने वाले हैं। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आर्टिकल 29 और 30 मिलकर हमें कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताते हैं जो इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। 29 जो है ये उन्हीं को अवेलेबल है जो इंडिया के सिटीजन्स हैं और इंडिया की टेरिटरी में रहते हैं। जब भी किसी माइनॉरिटी को ये फियर होता है कि वो एक तरीके से अपना कल्चर खो देगा, अपनी कल्चरल आइडेंटिटी खो देगा, तब उसको सपोर्ट मिलता है आर्टिकल 29 का। क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 29 ये एक एब्सोल्यूट राइट है, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, मोरालिटी, किसी भी तरीके का इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लीज इसे लिख लीजिए। इट्स एन एब्सोल्यूट राइट। जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का भी कोई रेस्ट्रिक्शन इस पर नहीं लगने वाला, ये आप अभी लिखेंगे इस चीज को। क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 29 का, वो इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा कि आर्टिकल 29 का जो स्कोप है वो सिर्फ माइनॉरिटीज तक लिमिटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लॉज 1 आर्टिकल 29 की जो एक तरीके से पहला शब्द है या पहला फ्रेज है वो ये कहता है सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज दोनों ही इंक्लूड हो जाएंगी, राइट। जिसका भी डिस्टिंक्ट कल्चर है, स्क्रिप्ट है, ठीक है, लैंग्वेज है, वो अगर एक तरीके से ये फील कर रहा है कि वो चला जाएगा उससे दूर, राइट, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी कहीं खो जाएगी, तब वो इसका प्रोटेक्शन ले सकता है। एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट, यहां पे कहा गया कि दी ऑरोविले इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट 1980 जो है वो एक तरीके से आर्टिकल 29 और 30 को वायलेट नहीं करता है। प्लस एक और चीज कही गई कि अगर आपको आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी होना पड़ेगा। आर्टिकल 29 एक ये भी चीज कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो स्टेट से एड रिसीव करता है, ठीक है, अपनी फंक्शनिंग को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए जो भी स्टेट से एड रिसीव करता है, हेल्प रिसीव करता है, ठीक है, वो एक तरीके से रेस, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। इन पर्टिकुलर बेसिस पर स्टूडेंट्स को वो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन स्टेट से एड रिसीव कर रहा है, राइट, और स्टेट इन सारी चीजों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, ठीक है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 15 में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 15 किस चीज की बात करता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा। क्लॉज 2 जो है आर्टिकल 29 का, वो देता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एज वेल, ठीक है। सिटीजन्स को स्टेट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन मिल रहा है। लेकिन क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 15 का, वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है? सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, राइट। ये चीज समझ आ गई। 29 जो है एक पर्टिकुलर रॉन्ग्स जो होते हैं, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर रॉन्ग्स के अगेंस्ट ही हमें प्रोटेक्शन देता है, कुछ पर्टिकुलर चीजों के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, लाइक डिनायल ऑफ एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अगर हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में तो हम इसके पास जा सकते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रॉन्ग है जिसके अगेंस्ट ही हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। वहीं जो आर्टिकल 15 है वो जनरल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हमें बचाता है, ठीक है। कोई कुआं खोदा हुआ है बट मेरा रंग कुछ और है, मेरा रिलीजन कुछ और है और मैं वहां से पानी नहीं भर सकती हूँ,
तो एक जनरल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेरे अगेंस्ट, तो मैं आर्टिकल 15 का सहारा लूंगी। तो मैं कह सकती हूं जो आर्टिकल 15 है वो स्कोप में वाइड है कंपेयर टू आर्टिकल 29। 29 जो है उसके जो क्लॉजेज है वो प्राइमरीली किससे रिलेट करते हैं, एजुकेशन से, ठीक है। एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिनको की स्टेट मेंटेन करता है या जिनको स्टेट एड प्रोवाइड करता है, उनसे रिलेटेड है आर्टिकल 29। आर्टिकल 15 ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा वाइड है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, क्या उनके पास ये ऑटोनॉमी, फ्रीडम है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर पाए? प्रेजेंट टाइम में ये सिनेरियो है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास एक तरीके से पावर है कि वो इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकती है। रेगुलेट तभी तक कर सकती है जब वो रेगुलेशन एकेडमिक एक्सेलेंस दे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की भलाई के लिए जब तक वो काम कर रही है तब तक वो इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट कर सकती है। प्लस वो रेगुलेशन जो गवर्नमेंट जिस तरीके से रेगुलेट कर रही है उसकी वजह से जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का कैरेक्टर है वो हार्म नहीं होना चाहिए, राइट, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं होना चाहिए। तो हाँ, गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, लेकिन दो कंडीशंस है, दो एक्सेप्शंस है कि उस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का कैरेक्टर हार्म नहीं होना चाहिए और जो रेगुलेशंस है वो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए होने चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल 44th अमेंडमेंट एक्ट था उसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया आर्टिकल 19 से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से तो हट गया है, लेकिन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जो स्टैब्लिश करने हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो उनकी चॉइस है, राइट, उसको कोई भी हार्म नहीं होगा। वो जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे या प्रॉपर्टी बनाएंगे एक तरीके से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको बनाने के लिए, उनके ऊपर इस राइट का कोई भी असर नहीं होने वाला है। भले ही वो हट गया है तो इनको कोई भी हार्म नहीं होने वाली है उससे। हम उनसे जाके ये नहीं कह सकते कि देखो अब राइट टू प्रॉपर्टी नहीं रहा, तुम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद कर अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते हो, नहीं, वो उनको अलाउड है, वो ऐसा कर सकते हैं, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में क्या रिलेशनशिप है? क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 29 का वो उन एक तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करता है जिनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, कल्चर है, स्क्रिप्ट है, राइट, इट्स अ जनरल प्रोटेक्शन जिसमें कि माइनॉरिटी मेजॉरिटीज दोनों ही इंक्लूड होते हैं। आर्टिकल 30 थोड़ा स्पेसिफिक है, वो माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्ट करता है विद रिगार्ड टू एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो और आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने में, एस्टैब्लिश करने में, तो ये जो राइट है ये आपकी हेल्प कर सकता है। प्लस यहाँ पे किन माइनॉरिटीज की बात की गई है? रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की। रे केरला एजुकेशन बिल AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 143 के तहत एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन लेकर पहुंचे जो कि रिलेटेड था केरला एजुकेशन बिल, ठीक है, सॉरी, केरला एजुकेशन एक्ट 1958 से। प्रेसिडेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए वो ये था, वो किससे रिलेटेड था? वो रिलेटेड था सब क्लॉज 5 ऑफ क्लॉज 3 से, विच स्टेटेड कि कोई भी नया स्कूल, ठीक है, कोई भी नया स्कूल या कोई भी एक प्राइवेट स्कूल में अगर एक हायर क्लास ओपन होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए स्कूल्स के लिए कि इस स्टैंडर्ड तक होना चाहिए आपका स्कूल या इस क्लास का ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, अगर उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रही है वो क्लास या वो नया स्कूल, तो गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, मतलब गवर्नमेंट की बैकिंग उस स्कूल को अब नहीं मिलेगी। ये कहां कहा गया था? सब क्लॉज 5 ऑफ क्लॉज 3 में। तो प्रेसिडेंट का सवाल क्या था? प्रेसिडेंट का क्वेश्चन ये था, क्या ऐसी पार, ठीक है, क्या ये पार जो है गवर्नमेंट की कि वो उस इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करेगी अगर वो उसके स्टैंडर्ड तक नहीं हुआ, तो क्या ये जो पार है गवर्नमेंट की ये आर्टिकल 30 को वायलेट करती है? क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के पास उनका अधिकार है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो क्या ये उनका राइट वायलेट नहीं हो रहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका जवाब दिया, द आंसर इज माइनॉरिटी ग्रुप्स के पास बिल्कुल राइट है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड, राइट, राइट टू मैल एडमिनिस्टर इज नॉट अलाउड। आप करो सेटअप, अब मैनेज करो, लेकिन आप उसको मैल एडमिनिस्टर मत करो, गलत तरीके से मत चलाओ। रेगुलेशंस जो आपको दिए गए क्राइटेरिया कि ये सारे मीट होने चाहिए, ये क्लास इतने लेवल तक की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, राइट, ऐसा नहीं कि तुम वो चीज, वो सर्विसेज स्टूडेंट्स को दे ही नहीं रहे हो, सिर्फ पैसा खाते जा रहे हो। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अलाउड।
रीजनेबल रेगुलेशंस स्टेट लगा सकता है, ठीक है, वो स्टेट इंपोज कर सकता है एज ए कंडीशन फॉर एड और इवन फॉर रिकॉग्निशन। अगर स्टेट जो है एड दे रहा है किसी इंस्टीट्यूशन को जो कि माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया है, तो स्टेट ये कंडीशन रख सकता है कि तुम्हें ये क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है, तभी तुम्हें एड मिलेगा, तभी तुम्हें रिकॉग्निशन मिलेगा, राइट। आर्टिकल 30 के अंडर में आप माइनॉरिटी कम्युनिटीज एस्टैब्लिश कर सकते हो इंस्टीट्यूशंस, लेकिन आप पर एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 का। नहीं समझ में आ रहा है, आप लिखते जाइए। आर्टिकल 30 के अंदर में कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकती है, बट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन किसका है? आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 का, ठीक है। वो क्या रेस्ट्रिक्शन है कि आप जब एक तरीके से एडमिशन दोगे बच्चों को, ठीक है, जो स्टूडेंट्स को आप एडमिशन दोगे, तब उनके बीच में आप रेस, सेक्स, क्रीड एक्सेट्रा को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं क्रिएट कर सकते हो। इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन में। क्यों? क्योंकि अपने स्टेट से एड लिया है और आप रिकॉग्नाइज्ड हो स्टेट द्वारा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आर्टिकल 30 के अंडर में स्टैब्लिश करो, अच्छे से करो स्टैब्लिश, बट आर्टिकल 29 का ध्यान रखो क्लॉज 2 का, कि किसी भी स्टूडेंट के बीच में एडमिशन के दौरान डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं करना है, राइट। TMA Pai फाउंडेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी 11 जजेस की। इसमें क्या कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूनिवर्सिटीज है, वो अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि लिंग्विस्टिक और रिलीजियस कम्युनिटीज रन करती हैं, उनकी एडमिशन प्रोसेस को, उनकी एडमिशन पॉलिसी को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। बात ध्यान से सुनिए, यूनिवर्सिटीज की भी यहां बात हुई है। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है अगर, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काफी एफिलिएट कॉलेजेस भी हैं। SS खन्ना हो गया, जगत तारण हो गया, ठीक है, CMP हो गया, ये इसके एफिलिएट कॉलेजेस हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, वो अनएडेड, जिनको स्टेट का एड नहीं मिला है, बट वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स माइनॉरिटी ने ही एस्टैब्लिश किए हैं। ध्यान से सुनो, वो अनएडेड हैं, उनको स्टेट का एड नहीं मिला है, बट वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो माइनॉरिटी ने ही एस्टैब्लिश किए हैं। उनकी एडमिशन प्रोसेस को स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज रेगुलेट नहीं कर सकती हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज एकेडमिक क्वालिफिकेशंस फिक्स कर सकती है उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वालों के लिए, राइट। अगर आपको पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि अनएडेड है, माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश किया, उसमें अगर एडमिशन लेना है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज ने क्राइटेरिया दिया है एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, उसको पूरा करना पड़ेगा। मान लो पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी उसमें जाके एडमिशन बैठ पाओगे, तभी उस कॉलेज में पढ़ पाओगे। तो ये हो गया एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि आपको पूरा करना होगा। और क्या कर सकता है स्टेट और यूनिवर्सिटीज? रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज क्या नहीं कर सकती है? वो अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक तरीके से उनकी एडमिशन प्रोसेस को रेगुलेट नहीं कर सकती है। उनकी क्या एडमिशन प्रोसेस होनी चाहिए उसे रेगुलेट नहीं कर सकती है, क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसे रेगुलेट नहीं कर सकती है, लेकिन वो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस दे सकती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो उस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले हैं। प्लस रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, राइट। एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, एडमिशंस मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मेरिट लिस्ट जो निकलती है ना, उसके बेसिस पर एडमिशन हो, ट्रांसपेरेंट हो। ऐसा नहीं कि पीछे से किसी से 1 लाख ले लिया और एडमिशन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर वही है, अगर उस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन चाहिए स्टेट का, या एफिलिएशन चाहिए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, तो आपको एक तरीके से यूनिवर्सिटी ने रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाए हैं या बोर्ड ने जो बनाए हैं उनको पूरा करना होगा, उनको कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तभी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। याद रखो, कोई भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी आइडेंटिटी, अपना माइनॉरिटी कैरेक्टर इस वजह से नहीं खो सकता है कि उसे एड मिल गया गवर्नमेंट से, राइट। गवर्नमेंट ने एड दे दिया, इसका मतलब ये नहीं उसको खरीद लिया, राइट, तुमने बस हेल्प की है, तो इस वजह से उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और मैंने एक और चीज कही थी, जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 29 का, वो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी सभी की बात करता है, राइट। सेक्शन ऑफ सिटीजन वहां लिखा है, मतलब माइनॉरिटी मेजॉरिटीज दोनों ही उसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी स्टैब्लिश करेंगे,
इनमें उनको नॉन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को भी एडमिट करना पड़ेगा। उनको वो लोग ना नहीं कह सकते कि तुम लोग नहीं आ सकते, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं, ये नॉन माइनॉरिटीज के लिए भी है, उनका भी राइट है आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। टीएमआई पाई फाउंडेशन में कुछ चीजें रह गई थी, ठीक है, कुछ लूप होल्स रह गए थे। उन लूप होल्स को एड्रेस करने के लिए आया हमारे पास इस्लामिक अकेडमी ऑफ एजुकेशन वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट का केस। अब इस केस ने क्या कहा वो देखते हैं। वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो कि माइनॉरिटी ने एस्टैब्लिश किए हैं और उनको स्टेट का एड नहीं मिल रहा है, उनको अधिकार है कि उनके पास फ्रीडम है, वो जैसे चलाना चाहे इंस्टीट्यूट को चला सकते हैं, बट वो प्रिंसिपल ऑफ मेरिट के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। मतलब स्टूडेंट्स को जो वो एडमिशन देंगे वो मेरिट के बेसिस पर ही देंगे। जो अनएडेड कॉलेजेस है जिनको स्टेट से एड नहीं मिल रहा है, वो नहीं लेते हैं स्टेट से एड, वो अंडर प्रिविलेज्ड जो लोग हैं सोसाइटी के उनको भी एडमिशन देंगे, उनके लिए भी प्रोविजन उनके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे हम स्टेट से एड नहीं ले रहे, अब हम अपनी मर्जी के हिसाब से जैसे चलाना है जैसे चलाएंगे, पैसा लेके जिसके पास पैसा होगा उसी को एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। अंडर प्रिविलेज को आपको एडमिशन देना है, प्रिंसिपल ऑफ मेरिट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। नॉन माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर उनको अपना एक तरीके से मैनेज करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो वो आर्टिकल 19 को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 30 का, वो किनको राइट देता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैनेज करने के लिए? माइनॉरिटी कम्युनिटीज को। जो आर्टिकल 19 है वो नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को राइट देता है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मैनेज करो। जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 30 का, वो राइट देता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को कि तुम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मैनेज करो, ठीक है। यहां पर बेंच ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उसको नोट करिएगा। वो ये थी कि वो कम्युनिटीज सेटअप करेगी, किस लिए? ताकि वो फी स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस को देख पाए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। मेडिकल की फी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की है 10 लाख, 20 लाख ऐसे करके। इसलिए इन्होंने कहा कि वो एक कम्युनिटी सेटअप करेंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का फी स्ट्रक्चर देखेगी और एडमिशन प्रोसेस भी देखेगी। बहुत सारे कॉलेजेस में डोनेशन के नाम पे इन सब ये जो कैपिटेशन फी के नाम पे आपसे पैसा ले लिया जाता है, उन सबको एक तरीके से देखने के लिए कि चीजें गलत है। कैपिटेशन फी हर हालत में गलत है यार, ठीक है। उन चीजों को देखने के लिए वो एक कमेटी सेटअप करेगी। अब इस्लामिक एकेडमी वाले केस में भी प्रॉब्लम थी, लूप होल्स थे, तो उसको एड्रेस करने के लिए आया PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस केस का जो वर्डिक्ट है, जो जजमेंट है, वो एक तरीके से इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन वाले केस के अगेंस्ट जाता है, उसके वर्डिक्ट के अगेंस्ट जाता है, और जो TMA पाई फाउंडेशन वाला केस है उसको अपहेल्ड करता है कि वो केस सही था। जो बेंच थी उसने कहा कि जो अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको सीट्स रिजर्व करने की जरूरत नहीं है उन सिटीजन्स के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ठीक है। जो अनएडेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जो एड नहीं लेते गवर्नमेंट से और प्राइवेटली एक तरीके से एस्टैब्लिश किए गए हैं, उन कॉलेजेस को बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वजह से क्या होगा, नेशनलाइज हो जाएंगी सीट्स, राइट। नेशनलाइजेशन हो जाएगा सीट्स का। हर जगह जब गवर्नमेंट जाने लगेगी, घुसने लगेगी, तो प्राइवेट एंटिटी रहेगी ही कहां, राइट। सीट्स का नेशनलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, यहां भी बैकवर्ड क्लासेस आ जाएंगी, तो एक तरीके से जो बाकी क्लासेस है उनको दिक्कत होने लगेगी ना, उनके लिए क्या रह गया। तो इस वजह से यह नेशनलाइजेशन हो जाएगा सीट्स का, इसीलिए दिस इज नॉट अलाउड। और एक और चीज होगी, अगर आप वहां भी सीट रिजर्व करा दोगे तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो फ्रीडम है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को रन करने की अपने हिसाब से, वो आर्टिकल 30 की वायलेट हो रही है, राइट। वहां भी अगर हम स्टेट घुस रहा है प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में और बोल रहे यहां भी सीट्स रिजर्व होंगी, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो रन ही नहीं कर पाएंगी, उनके पास क्या फ्रीडम रह गई। वहां भी जब सीट रिजर्वेशन आ गया तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के पास फ्रीडम ही नहीं रह गई अपने इंस्टीट्यूट को मैनेज करने की, राइट। तो वो भी यहां पर हो रहा था। और क्या वायलेट हुआ? सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, जहां पे नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज के पास अधिकार रहता है कि वो कोई भी ट्रेड या प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। तो वो चीज भी वायलेट हो रही है। जब आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी कॉलेज एस्टैब्लिश कर सकते हो, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, तो वहां स्टेट आके ये कैसे बोल सकता है कि यहां पे भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करो। ये तो एक प्राइवेट कॉलेज है, राइट, नॉन माइनॉरिटी है। तो यहां पर क्या क्या वायलेट हो रहा था? यहां पर वायलेट हो रहा था आर्टिकल 30
कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज को स्टेट जाकर नहीं बोल सकता है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। ये अलाउड नहीं था क्योंकि ये वायलेट हो रहा था। और क्या वायलेट हो रहा था? सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 जो कि कहता है कि नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं वो ट्रेड और प्रोफेशन को कैरी कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी प्रोफेशन को कैरी कर सकती हैं, जो भी ट्रेड है उनका उसको कैरी कर सकती हैं, राइट। तो उस जगह जाके स्टेट नहीं बोल सकता कि बैकवर्ड क्लासेस को भी सीट्स दो। तो ये चीज भी वायलेट हो रही थी, दो चीजें वायलेट हो रही थी यहाँ पर। वही जो अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनको मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन करवाना था, वो चीज बहुत जरूरी है, वो सारे कॉलेजेस के लिए जरूरी है। एडेड हो या अनएडेड, प्राइवेट हो या जैसा भी हो गवर्नमेंट, मेरिट के बेसिस पर ही एडमिशन होना चाहिए। हर कॉलेज के पास अधिकार है कि वो अपना फीस स्ट्रक्चर बना सकता है, अपनी फीस के हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकता है, कितनी फीस उसे लेनी है, बट प्रॉफिट के चक्कर में वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता है, अदरवाइज उसे रेगुलेट किया जाएगा। जब भी वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा प्रॉफिट के चक्कर में तब उसे रेगुलेट किया जाएगा। 10 यहाँ पे इस्लामिक अकेडमी केस को गलत साबित किया गया और टीएमए पाई केस को अपहेल्ड किया गया। इस्लामिक एजुकेशन केस में क्या कहा गया था कि कमिटीज बनाई जाएंगी जो कि मॉनिटर करेंगी प्राइवेट कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर को, एडमिशन प्रोसेस को, वो बिल्कुल भी नहीं होगा और हम फॉलो करेंगे टीएमए पाई फाउंडेशन केस को। सभी वीडियो के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ मेट यू लीगल गाइड पर मिल जाएंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मैं वहां पर शेयर करती हूँ, इसीलिए उस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड वील मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।